1,55,000 रुपए? मतलब आज से कुछ साल पहले ना ये एक छोटी कार की कीमत हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, या फिर किसी अच्छे इलाके में जमीन का डाउन पेमेंट कह सकते हैं इसे। सही बात है। लेकिन आज मतलब 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के इस खास दिन पर ये सिर्फ 10 ग्राम सोने का रेट है। ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? आमतौर पर जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो दियों की रोशनी या मिठाइयों की खुशबू, एक सुकून याद आता है। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो पारंपरिक सुकून अब एक बेहद तेज रफ्तार वाले कमोडिटी मार्केट के चार्ट में बदल गया है। बिल्कुल, जहां आस्था और भारी भरकम वित्तीय आंकड़े पूरी ताकत से आपस में टकरा रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और हमारे आज के इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हमारे पास जो सोर्सेज और डेटा है ना, हम उनका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एक तरफ कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ लोग इस खास दिन पर सोना खरीदने के लिए सच में बेताब हैं। देखिए, इस टकराव ने ना अर्थशास्त्रियों के सामने एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। वो कैसे? क्योंकि पारंपरिक नियम कहते हैं कि जब किसी चीज की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर हो तो मांग गिरनी चाहिए, लेकिन आज हम ठीक इसका उल्टा देख रहे हैं। लोग शोरूम्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। बिल्कुल। तो आज हमें यही डिकोड करना है कि क्या इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना खरीदना कोई स्मार्ट निवेश है या फिर बस भावनाओं में बहकर की गई एक महंगी भूल। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ना इस 1,55,000 के सफर को समझते हैं। अगर हम सिर्फ पिछले साल का ही डेटा देखें तो 2025 की अक्षय तृतीया पर सोने की कीमत करीब 95,000 से 99,000 के बीच थी। सही कहा। और आज 1,55,000, मतलब केवल एक साल के अंदर 60% का उछाल। और कोई भी आम निवेशक इस नंबर को देखकर हैरान रह जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा और पीछे ले जाए ना तो पिछले 9-10 सालों का डेटा एक और भी बड़ी तस्वीर दिखाता है। अक्षय तृतीया पर निवेश करने वालों को औसतन 19 से 30% का सालाना रिटर्न मिला है। बाप रे, 30% तक? हाँ, अगर इस पूरे दशक का रिटर्न जोड़ दें तो ये 435% से ज्यादा का कुल मुनाफा बैठता है। 435%? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि 10 साल पहले जितने पैसों में किसी ने 10 ग्राम सोना खरीदा होगा, आज उसी रिटर्न की बदौलत वो उस रकम से रियल एस्टेट का एक छोटा हिस्सा खरीद सकता है। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब इस परफॉर्मेंस ने तो सेंसेक्स को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। एकदम सही। तो यहाँ मैं एक बात सोच रहा था, मतलब पारंपरिक तौर पर सोने को हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है ना, जहाँ पैसा बस सुरक्षित रहता है, बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये 63% का वार्षिक उछाल और 435% का दशक भर का रिटर्न, क्या सोना अब किसी हाई ग्रोथ टेक स्टॉक की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है? ये टेक स्टॉक वाली उपमा काफी दिलचस्प है, लेकिन सच कहूं तो सोना वास्तव में इसका एकदम उल्टा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, टेक कंपनियां इनोवेशन और नई तकनीक के दम पर अपनी वैल्यू बढ़ाती हैं, लेकिन सोने का ये जो 435% का उछाल है ना, ये किसी इनोवेशन का नतीजा नहीं है। तो फिर ये किस चीज का नतीजा है? ये वैश्विक डर और अर्थव्यवस्था के ठहराव का नतीजा है। अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो इसके पीछे 3 बहुत ठोस कारण हैं। पहला है महंगाई, इन्फ्लेशन। हाँ, जब सरकारें कागजी मुद्रा छापती हैं और उसकी क्रय शक्ति कम होने लगती है तो पैसा उन चीजों की तरफ भागता है जिन्हें छापा नहीं जा सकता। सोना उसी डर का रिएक्शन है। तो मतलब सोना असल में महंगा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे पैसों की वैल्यू कम हो रही है। बिल्कुल सटीक बात पकड़ी आपने। सोने की अपनी कोई ग्रोथ नहीं होती, वो बस गिरती हुई करेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। समझ गया। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल तनाव। जब दुनिया में युद्ध या अस्थिरता होती है, सप्लाई चेन टूट जाती है, शेयर बाजार अनिश्चित हो जाते हैं। जैसे अभी हाल के कुछ सालों में हमने देखा ही है दुनिया भर में। बिल्कुल। ऐसे में बड़े सेंट्रल बैंक्स और संस्थागत निवेशक सुरक्षा के लिए सोने की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ। और फिर तीसरा कारण आता है जो खासतौर पर हमारे भारत के संदर्भ में इस 1,55,000 के आंकड़े को समझाता है। वो रुपए की कमजोरी वाला फैक्टर। हाँ, रुपए की कमजोरी और हमारे इंपोर्ट का गणित। ये वाला पॉइंट ना मैं थोड़ा और विस्तार से समझना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम नहीं बढ़ते, फिर भी हमारे यहाँ सोना महंगा हो जाता है। मैं समझाती हूँ। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत डॉलर प्रति ऑन्स में तय होती है और भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है। राइट। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाए, मतलब हमें $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़े। एकदम सही,
तो उस सोने को भारत लाने की लागत अपने आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एक भारतीय खरीदार सिर्फ सोने की ग्लोबल कीमत नहीं चुका रहा है, वो कमजोर होते रुपए की कीमत भी चुका रहा है। अरे वाह, ये करेंसी डेप्रिसिएशन वाला एंगल बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, और यही एक बड़ा कारण है कि भारत में कीमतें इतनी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अर्थशास्त्र तो समझ में आ गया, लेकिन अब स्थिति के दूसरे पहलू पर आते हैं जो किसी भी लॉजिकल इंसान को उलझन में डाल देगा। आप उस भीड़ की बात कर रहे हैं ना जो शोरूम्स में है? हाँ, मतलब लॉजिक कहता है कि इतने ऊंचे दाम पर रुक जाओ, लेकिन मांग कमी नहीं हो रही। तो ये जो आज 19 अप्रैल की तारीख से जुड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो कैसे काम कर रहा है? ये मांग आर्थिक नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक है। हमारे समाज में अक्षय तृतीया का मतलब है समृद्धि को अक्षय बनाए रखना, यानी जो कभी खत्म ना हो। एक डीप कल्चरल बिलीफ है। हाँ, और इस दिन खरीदारी ना करना कई लोगों में एक तरह का गिल्ट या अपराध बोध पैदा कर देता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल या कमी का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कमी सिर्फ सोने की नहीं है, कमी समय की भी है। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज के मुताबिक आज रविवार को जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:49 पर शुरू हुआ है और कल सुबह तक रहेगा। मतलब कुल 19 घंटे की विंडो है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक कैच है। हाँ, वो जो सबसे बेहतरीन समय बताया गया है, चर, लाभ और अमृत मुहूर्त, वो सिर्फ सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक है। मतलब सिर्फ 1.5 घंटे का समय। सोचिए उस मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में। वही तो, एक व्यक्ति का लॉजिकल दिमाग कह रहा है कि दाम 1,55,000 है, थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन परंपरा कह रही है कि अगर इस 1.5 घंटे में नहीं खरीदा तो समृद्धि का चक्र टूट जाएगा। क्या ये जल्दबाजी लोगों से गलत फैसले नहीं करवा रही? ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट यानी पीछे छूट जाने के डर का एक्सट्रीम लेवल है। जब समय की पाबंदी इतनी सख्त हो तो लॉजिक अक्सर भावनाओं के आगे हार जाता है। लोग सिर्फ परंपरा निभाने के लिए भारी भरकम ज्वेलरी खरीद लेते हैं। और यहीं वो भूल जाते हैं कि इस रेट पर अगर वो भारी ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। बात तो सच है, लेकिन इंसान का दिमाग ना हर दबाव से निकलने का रास्ता निकाल ही लेता है। और हमारे सोर्सेज भी यही दिखा रहे हैं कि लोग अब 1,55,000 की कीमत और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बना रहे हैं। हाँ, खरीदारी का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल, मतलब लोग अलग तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में? अगर हम वॉल्यूम और वैल्यू की बात करें तो भारी कीमतों की वजह से सोने की मात्रा या वॉल्यूम में कमी आई है। मतलब लोग अब कम ग्राम सोना खरीद रहे हैं। हाँ, जो परिवार पहले त्योहार पर 20 ग्राम खरीदता था वो अब अपना बजट सेम रखते हुए शायद 10 या 12 ग्राम ही खरीद रहा है। बजट फिक्स है, बस सोने का वजन कम हो गया है। लेकिन वैल्यू के हिसाब से मांग अभी भी बहुत मजबूत है, पैसा बाजार में उतना ही आ रहा है। और मैंने सोर्सेज में ये भी पढ़ा कि पारंपरिक भारी आभूषणों की जगह अब लाइट वेट और मॉडर्न डिजाइन आ गए हैं। बिल्कुल, सेल्फ परचेज का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब लोग शादियों के लिए जमा करने की बजाय खुद के रोज पहनने के लिए खरीद रहे हैं। और सिक्कों और छोटे बार्स की भी भारी मांग है। सिक्के और बार्स की तरफ जाना एक बहुत स्मार्ट और लॉजिकल कदम है। वो क्यों? मेकिंग चार्ज की वजह से? एकदम सही। जब कीमत 1,55,000 हो तो उस पर 15 से 20% मेकिंग चार्ज देना बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, अगर हम 1,55,000 का 20% निकालें तो वो करीब 31,000 रुपए सिर्फ बनवाई का चार्ज हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जब आप उसे वापस बेचने जाएंगे तो वो 31,000 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए लोग अब कम मेकिंग चार्ज वाले ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्सेज एक बहुत बड़े बदलाव यानी पैराडाइम शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप डिजिटल शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब लोग अब सिर्फ भौतिक सिक्के नहीं खरीद रहे। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB का चलन बहुत बढ़ गया है। ये शिफ्ट कोई छोटी बात नहीं है, ये एक स्मार्ट इवोल्यूशन है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। बताइए क्यों? देखिए, अक्षय तृतीया एक बहुत ही इमोशनल और कल्चरल त्योहार है। और त्योहारों का मतलब होता है चीजों को छूना, महसूस करना। पुरानी पीढ़ी के लिए हाथ में सोने का सिक्का लेना एक अलग संतुष्टि देता है। वो फील गुड फैक्टर। बिल्कुल। तो क्या मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ पिक्सल सच में उस संतुष्टि की जगह ले सकते हैं? कहीं हम त्योहार की आत्मा तो नहीं खो रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन लोग अब भावनाओं और निवेश को अलग अलग करके देख रहे हैं। डिजिटल एंट्री को आप छू नहीं सकते,
ये सच है, लेकिन वो जो आर्थिक सुरक्षा देती है वो एकदम असली है। जैसे गोल्ड ETF में कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता। बिल्कुल। और SGB का उदाहरण लीजिए, ये सिर्फ सोने की बढ़ती कीमत का फायदा नहीं देता, बल्कि सरकार इस पर हर साल 2.5% का ब्याज भी देती है। हाँ, तिजोरी में रखा सोना तो कोई ब्याज नहीं देता ना। सही कहा, वो बस कीमत बढ़ने पर मुनाफा देता है। आज का निवेशक ये गणित समझ गया है, तो वो अपनी सांस्कृतिक जिम्मेदारी के लिए शायद एक छोटा सा सिक्का खरीद ले, लेकिन बड़ी रकम वो डिजिटल ऑप्शंस में डाल रहा है। मतलब इमोशंस अपनी जगह और प्योर इकोनॉमिक्स अपनी जगह। ये तो बहुत समझदारी वाली बात है। और सोर्सेज में एक और मजेदार चीज का जिक्र है, प्राइस लॉक ऑफर्स। हाँ, ज्वेलर्स आजकल ये बहुत दे रहे हैं। ये कैसे काम करते हैं? मान लीजिए आपको 6 महीने बाद शादी के लिए ज्वेलरी लेनी है और डर है कि रेट 1,70,000 हो जाएगा, तो आप आज एक छोटी सी टोकन मनी देकर आज का 1,55,000 वाला रेट लॉक कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत है। बिल्कुल, इससे वोलैटिलिटी या उतार चढ़ाव का डर कम हो जाता है। तो चलिए अब इन सारी जटिलताओं को देखते हुए रणनीति की बात करते हैं, क्योंकि जानकारी का फायदा तो तभी है ना जब उसे एक ठोस प्लान में बदला जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आज बाजार में पैसा लगाने जा रहा है तो उसके लिए साफ साफ स्मार्ट निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? सोर्सेस से जो सबसे पहला नियम निकल कर आता है वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के बीच का फर्क समझना होगा। मतलब आप पहनने के लिए ले रहे हैं या निवेश के लिए? हाँ, अगर खरीदारी व्यक्तिगत उपयोग के लिए है तो हमेशा 22 कैरेट BIS हॉलमार्क वाला सोना चुनें और ऐसे डिजाइन ले जिनमें मेकिंग चार्ज कम से कम हो। और अगर लक्ष्य पूरी तरह से सिर्फ निवेश करना है तो फिर भौतिक सोने से पूरी तरह बचें। शुद्ध निवेश के लिए गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि वहां ना मेकिंग चार्ज है और बेचना भी आसान है। एकदम सही, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। और एक बहुत अहम नियम है, कभी भी अपना सारा पैसा एक साथ बाजार में न लगाएं। मतलब इस रिकॉर्ड हाई पर एक बड़ी मुश्त रकम डालना रिस्की हो सकता है। बहुत रिस्की। जब बाजार चरम पर हो तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए छोटी छोटी खरीदारी करना बेहतर विकल्प है। इससे एवरेजिंग हो जाती है। हाँ, और पोर्टफोलियो एलोकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। कुल निवेश में सोने की हिस्सेदारी 5 से 15% के बीच ही होनी चाहिए। 15% की लिमिट क्यों? मतलब अगर इतना अच्छा रिटर्न है तो ज्यादा क्यों नहीं? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। सोना असल में एक हेज है, एक सुरक्षा कवच है। बीमा की तरह? बिल्कुल। जब शेयर बाजार गिरता है तो ये आपके पोर्टफोलियो को बचाता है, लेकिन ये आपका मुख्य वेल्थ जनरेटर नहीं हो सकता। अगर कल महंगाई कम हो गई या युद्ध शांत हो गए तो सोने में सुधार या गिरावट भी आ सकती है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। और भविष्य को लेकर क्या अनुमान है? अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म में बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में इसके 1,70,000 से 1,85,000 रुपए तक जाने की उम्मीद है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस चर्चा को समेटें तो अक्षय तृतीया 2026 अब सिर्फ एक पुरानी परंपरा निभाने का दिन नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। 1,55,000 की कीमत, इंटरनेशनल मार्केट और डिजिटल विकल्पों ने इसे एक प्योर फाइनेंशियल और रणनीतिक दिन बना दिया है। यह समय अब भावों में बहने का नहीं, बल्कि रणनीति बनाने का है। एकदम सही विश्लेषण। निवेश और उपभोग को अलग अलग रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। तो इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। बताइए। जैसे जैसे हमारी आज की पीढ़ियां भौतिक सोने से दूर होकर डिजिटल गोल्ड और ETF की तरफ बढ़ रही हैं, क्या हम अनजाने में ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों का फाइनेंशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है ना? जब एक पवित्र त्योहार जिसे हम सदियों से मनाते आ रहे हैं वो केवल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का एक और दिन बन जाता है, तो क्या उस परंपरा का मूल अर्थ ही नहीं बदल जाता? या शायद ये कह सकते हैं कि परंपराएं भी समय के साथ खुद को इवॉल्व कर रही हैं। हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप खुद भी विचार कर सकते हैं। तो इसी विचारोत्तेजक नोट पर हम इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई में उतरना और सवालों के जवाब खोजना आगे भी जारी रहेगा। सुनते रहिए और स्मार्ट निवेश करते रहिए।